कैंपस फैमिली में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बर्नौली कॉपर में। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो नए हैं चैनल पर उन लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करिए अधिक से अधिक। आप लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तभी ज्यादा से ज्यादा वीडियो आ पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ये तरल क्या होता है। तो तरल उस पदार्थ को कहते हैं जिसमें बहने का गुण हो, दैट मीन्स जो फ्लो कर सके, उसे हम तरल कहते हैं। इसमें लिक्विड भी आता है और इसमें गैस भी आता है। लिक्विड की बात करें तो पानी, और गैस को समझ ही लेते हैं। ये दोनों ही बहता है, पानी भी बह सकता है, गैस भी बह सकते हैं। तो ये दोनों ही तरल की कैटेगरी में आता है। यदि किसी तरल का प्रवाह होता है, फ्लो होता है, तो वो फ्लो कितने तरह का हो सकता है। तो एक हो सकता है धारा रेखीय स्ट्रीमलाइन, और एक आपका हो सकता है टर्बुलेंट विचुर। इसको समझने का कोशिश करते हैं यदि, तो ध्यान रखिए क्या लिखे हैं यहाँ पे कि प्रत्येक कण, दैट मीन्स हर पार्टिकल उसी पॉइंट से होकर के गुजरता है जिस पॉइंट से पहले वाला कण गुजरा था। जैसे कि मान लिया जाए ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से ये एक कण गुजरेगा, ये वाला कण इस पॉइंट से गुजरेगा। तो ध्यान रखिए क्या लिखे हैं, प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरेगा। दैट मीन्स ये वाला कण उसी बिंदु से गुजरेगा जिस बिंदु से पहले वाला कण गुजरा था। दैट मीन्स इससे पहले वाला ये सब भी इसी से गुजरा था। दैट मीन्स ये आगे वाला भी इसी से गुजरा था और ये वाला भी सब इसी से गुजरेगा। दैट मीन्स इस बिंदु से होकर के ये भी गुजरा और इससे पीछे वाला भी गुजरेगा। ठीक इसी तरह से यहाँ पर यदि लेते हैं तो ये वाला कण इसी बिंदु से होकर के गुजरेगा जिस बिंदु से आगे वाला कण, दैट मीन्स ये सब गुजरा था। मतलब सीधा सीधी कहें तो एक सीधी रेखा में बढ़ेगा। वही आपका क्या हो गया, धारा रेखीय प्रवाह। अब देखें आर्मी का परेड, जब आर्मी की परेड होती है तो किसी एक बिंदु से होकर के एक आर्मी गुजरता है। ध्यान रखिएगा इससे पहले वाला भी आर्मी इसी बिंदु से होकर के गुजरा होगा। वहां भी समझने के लिए आप मानकर चल सकते हैं कि वो धारा रेखीय प्रवाह ही होता है। देखिए यहाँ पर देखते हैं विक्षुब्ध प्रवाह, टर्बुलेंट फ्लो। विक्षुब्ध का मतलब होता है अशांत। यहाँ पर क्या होता है, तो कण एक ही बिंदु से होकर के नहीं गुजरेंगे। जैसे ऐसे जा रहा था तो कुछ कण इधर से गुजर जाएगा, कुछ कण इधर से गुजर जाएगा। आप देखिएगा नदी में जब बाढ़ का पानी बहता है तो कैसे जाता है, कुछ इधर से चला गया, कुछ इधर से चला गया। इसी तरह से देखिएगा जब आप नल को पूरा खोल देते हैं तो पानी कैसे गिरने लगता है, इस तरह से गिरने लगता है, टेढ़ा मेढ़ा शांत होकर के। तो वो एक तरह से विक्षुब्ध प्रवाह हो गया। हमें जरूरत इसका पड़ेगा, सो आप इसी को ध्यान। अब देखिए हम लोग देख रहे हैं यदि तरल का प्रवाह होता है, फ्लो होता है, तो उसमें कौन कौन सी एनर्जी होती है। तो उसमें तीन तरह की एनर्जी होती है। एक तो आपका होता है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। गति के कारण जो ऊर्जा होता है उसी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv² होता है। तो ये पहली ऊर्जा हो गई काइनेटिक एनर्जी। दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी, सभी लोग पढ़े हैं, इसका फॉर्मूला होता है mgh, दैट मीन्स कितनी हाइट पर है वो, और m दैट मीन्स मास, और g दैट मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो एनर्जी वाला चैप्टर नहीं देखे, वर्क पावर एनर्जी, उसको पहले देख लेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तीसरा जो ऊर्जा होता है वो आपका प्रेशर एनर्जी। तो ये तीन तरह की ऊर्जा होती है बहते हुए तरल। अब देखिए बर्नौली का प्रमेय क्या कहता है। ये कहता है जब किसी भी आदर्श तरल का एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाह होता है तो इसके मार्ग के किसी भी बिंदु पर, जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पे धारा रेखीय प्रवाह हो रहा है, तो किसी भी बिंदु पर इसके एकांक आयतन, एकांक आयतन का मतलब होता है यूनिट वॉल्यूम, इसका मतलब 1 मीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, जो भी हो। तो इसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा कौन कौन सी ऊर्जा होती है, तो एक होती है प्रेशर एनर्जी, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो इनका जो सम है वो क्या लिखे हैं, समान रहता है, स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है। दैट मींस ये बदलेगा नहीं। किसी भी बिंदु पर लीजिए तो टोटल जो एनर्जी है वो सेम रहेगा। जैसे ये आपका धारा रेखीय प्रवाह था, तो यहाँ पर आप लें, यहाँ पर लें, यहाँ पर लें या आगे लें, कुल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी जो है वो सेम रहेगा। टोटल एनर्जी न तो घटेगा न तो बढ़ेगा। अब देखिए ऐसा कैसे संभव है, ऐसा संभव इसलिए है कारण यदि कोई एक घट जाएगा ना तो दूसरा जो है क्या होता है, बढ़ जाता है। कोई एक घटेगा तो दूसरा बढ़ जाएगा, तभी तो सेम रहेगा। नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पर आप एग्जांपल लेकर के देखिए। मान लिया जाए इस पोजीशन पे प्रेशर एनर्जी 50, काइनेटिक एनर्जी 30 और पोटेंशियल एनर्जी दैट मींस स्थितिज ऊर्जा 20 है। जब इस बिंदु पर चले आए तो मान लिया जाए पोटेंशियल यहाँ भी BC है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो हाइट पे डिपेंड करता है। ये मानकर चल रहे हैं कि यहाँ का हाइट और यहाँ का हाइट सेम है, तो पोटेंशियल एनर्जी दोनों जगह सेम होगा। मान लिया जाए काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर 45 हो गया, यहाँ पर कितना था 30, यहाँ पर कितना हो गया 45। दैट मींस काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ है, देख सकते हैं 30 से 45 हुआ तो बढ़ा है। तो अब क्या होगा कि जो प्रेशर एनर्जी है वो घट जाएगा। कैसे, यहाँ पर देखिए, यहाँ का आप टोटल एनर्जी देखिए कितना होगा, 50 + 30 + 20, यहाँ का टोटल एनर्जी, और यहाँ का टोटल एनर्जी देखिए x + 45 + 20, x + 45 + 20। हम क्या बोले, यहाँ का योग और यहाँ का योग समान रहेगा, समान रहेगा तो बराबर कर सकते हैं। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये जोड़ करके 100 और x प्लस ये कितना आ गया आपका 65, और इसको जब इधर ला करके आप घटा देंगे तो x का वैल्यू कितना आ गया 35। आप देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी 30 से हो गया
45 बढ़ा, तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ देख सकते हैं, यहाँ 50 था और यहाँ पर कितना आ रहा है 35 आ रहा है, तो घट ना गया भाई। तो ये स्पष्ट है कि यदि गति बढ़ेगा, दैट मीन्स यदि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ेगी, गति बढ़ने से, और यदि काइनेटिक एनर्जी बढ़ा तो उससे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, घट जाएगा। आप देख सकते हैं 50 से कितना हो गया 35 हो गया। और इसको यदि आप प्रैक्टिकली भी समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं। क्या समझाने जा रहे हैं कि यदि गति बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा। जैसे कि ये दोनों हम पेज लिए, अब ध्यान रखिएगा, अब यदि इसको हम यहाँ पर यदि फूंकते हैं, जोर से फूंकते हैं, ध्यान रखिएगा, यदि हम जोर से फूंकते हैं तो यहाँ हवा की गति बढ़ जाएगी, हवा की गति बढ़ जाएगी, दैट मीन्स गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। अब देखिए गतिज ऊर्जा बढ़ने से क्या होता है, ध्यान से आप देखिए, क्या देखिए, जब हम फूंक मारे तो हवा की गति बढ़ गई, और जब हवा की गति बढ़ी दैट मीन्स गतिज ऊर्जा बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, तो प्रेशर यहाँ पर कम हो गया, और यहाँ पर कम प्रेशर था और इधर ज्यादा प्रेशर था, तो इधर का ज्यादा प्रेशर इसको धक्का दिया, इसलिए दोनों पेपर क्या हुआ था, सट गया था। तो उम्मीद करते हैं एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे, डाउट है तो आप दोबारा प्ले करके देख लीजिएगा। अब आपको ध्यान क्या रखना है, जहां भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता कैसे है, गति के बढ़ने से, वेलोसिटी के बढ़ने से, तो वहां पर प्रेशर एनर्जी जो है वो क्या होगा, घट जाएगा। एक बढ़ेगा तो दूसरा जो है वो घट जाएगा। कैसा रिलेशन है दोनों में, तो दोनों में अपोजिट रिलेशन है, ये बढ़ा तो वो घट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इस पर बेस्ट एग्जाम्पल ही ज्यादा पूछता है, और आप ध्यान रखिएगा एग्जाम में आप सारे क्वेश्चन को तभी टैकल कर पाएंगे जब आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यदि आप एक एक लाइन पढ़ करके यदि उम्मीद करते हैं कि एग्जाम में हम सारा क्वेश्चन कर लेंगे तो नहीं हो पाएगा, और यदि आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा नहीं कर पाएंगे तो आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। हमारा प्राथमिकता है कि आपका सिलेक्शन हो, किसी भी हालत में आपका सिलेक्शन न रुके, इसलिए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। एक लाइन में पढ़ करके कोई बेनिफिट होगा नहीं, दोबारा तिबारा और चौबारा भी आपको पढ़ना पड़ जाएगा। लेकिन यदि आप ये वीडियो फॉलो करते हैं, हमारा सारा वीडियो यदि देखते हैं, हमको नहीं लगता कि दोबारा आपको पढ़ने का जरूरत पड़ेगा। हाँ, रिवीजन करने का जरूरत पड़ सकता है, तो बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। आप देखे होंगे जब आप प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं और जब ट्रेन आती है तो आपको जो है वो ट्रेन की तरफ धक्का लगता है। कैसे लगता है धक्का, यहाँ पर समझिए। मान लिया जाए ये ट्रेन आई, तो जब ट्रेन आई तो देखे होंगे आसपास के जो हवा की गति है वो बढ़ जाती है। तो यदि हवा की गति बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ी, तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा, और जैसे ही गतिज ऊर्जा बढ़ेगा ना कि प्रेशर आपका क्या होगा, घट जाएगा। बर्नौली का प्रमेय तो यही ना कहता है कि एक एनर्जी यदि बढ़ेगा तो दूसरा एनर्जी जो है वो घट जाएगा। क्योंकि यहाँ पे गति बढ़ जाती है तो प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाता है, कम। अब देखिए यहाँ पे प्रेशर हो गया है कम, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कम है और इधर प्रेशर आपका ज्यादा है, तो इधर का जो हाई प्रेशर है ना वो इधर की तरफ धक्का देगा, और इधर की तरफ धक्का देने के कारण ही हम लोग ट्रेन की तरफ धक्का महसूस करते हैं। बहुत बार लोग गिर भी जाते हैं, इसलिए सलाह दिया जाता है कि ट्रेन के नजदीक नहीं रहिए, दूर खड़ा रहिए। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे तो जब आंधी आती है तो टीन का जो छप्पर होता है वो उड़ जाता है। कैसे उड़ता है, यहाँ पर देखिए, ये आपका घर है और ये आपका टीन का छप्पर है। तो जब आंधी आती है तो यहाँ हवा तेजी से गुजरती है, और जब हवा तेजी से गुजरी दैट मीन्स गतिज ऊर्जा अधिक है, गति अधिक है तो गतिज ऊर्जा अधिक है, और जैसे ही गतिज ऊर्जा अधिक है ना कि प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब सोचिए रूम के अंदर क्या स्थिति होगी, तो तुलनात्मक रूप से यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ का तो प्रेशर कम हुआ ही नहीं, रूम के अंदर हवा थोड़ी जाता है कि प्रेशर वहां पे कम हो जाएगा। यहाँ पे प्रेशर कम हो गया और यहाँ पे प्रेशर आपका ज्यादा है, तो चूंकि यहाँ कम प्रेशर और यहाँ पे ज्यादा प्रेशर, तो ये इधर बल लगाएगा, ऊपर की तरफ बल लगाएगा, और यही जो ऊपर की तरफ बल लगाता है उसके कारण आपका छप्पर जो है पूरा क्या होता है, उड़ जाता है। अब बहुत लोग बोलेंगे सर ढलाई वाला क्यों नहीं उड़ जाता है, तो भाई ढलाई वाला काफी मजबूत होता है इसलिए नहीं उड़ता है, टीन वाला हल्का है इसलिए उड़ जाता है। उतना टेंशन मत लीजिए, और उड़ जाएगा तो आप रहेंगे कहाँ। अब देखिए हवाई जहाज के पंखे का डिजाइन भी इसी पर आधारित होता है। हवाई जहाज के पंखे का डिजाइन जो किया जाता है उसमें नीचे से समतल होता है और ऊपर से हल्का सा कर्विकल होता है, वक्राकार होता है। वक्राकार क्यों होता है इसको समझने का कोशिश करिए। वक्राकार रखने का रीजन है कि यहाँ पे आपका वेलोसिटी जो है वो ज्यादा हो जाए, यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो ज्यादा हो जाए, और यदि वेलोसिटी ज्यादा होगा तो यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे कर्विकल करने से वेलोसिटी कैसे बढ़ जाएगा, समझने का कोशिश करते हैं, मैथ का सहारा लेना पड़ेगा। सभी लोग पढ़े होंगे वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस बटा टाइम। इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि यदि दो पिंड है और टाइम यदि एक समान ले तो वेलोसिटी उसकी अधिक होगी जो ज्यादा दूरी तय करेगा। आप सिंपल सोचिए ना, 2 घंटा आपका दोस्त चलता है और 2 घंटा आप भी चलते हैं, दैट मींस टाइम एक समान रहता है। आपका दोस्त 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है लेकिन आप 500 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। आप बताइए किसका वेलोसिटी ज्यादा रहा होगा। बोलिएगा सर मेरा वेलोसिटी ज्यादा रहा होगा क्योंकि हम ज्यादा दूर गए हैं। तो सिंपल वही बात तो यहाँ पर भी है ना, कर्विकल है तो यहाँ पे दूरी ज्यादा पड़ जाएगा, और यदि दूरी ज्यादा होगा तो यहाँ पे वेलोसिटी भी ज्यादा होगा, और जैसे ही वेलोसिटी ज्यादा होगा ना कि प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो। लेकिन उसके कंपेरिजन में पंखा के नीचे की स्थिति की बात करें तो यहाँ पे तो प्रेशर लो है, लेकिन
यहाँ पे तो तुलनात्मक रूप से प्रेशर हाई है और यहाँ हाई प्रेशर और वहां लो प्रेशर, तो क्या होगा, इधर का हाई प्रेशर इसको धकेलेगा और इसको जो धकेलेगा उसी के कारण हवाई जहाज जो है वो क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। इसका एग्जांपल है समुद्र में जब दो जलयान नजदीक आते हैं तो उसके टकराने का खतरा बना रहता है। ऐसा क्यों होता है, जब दो जलयान नजदीक आते हैं तो वहां पे हवा की गति जो है वो बढ़ जाती है और जब हवा की गति बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ी, तो वहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और यहाँ पे कम प्रेशर, इधर तो हाई प्रेशर ही रहा होगा, तो इधर का जो हाई प्रेशर है ये दोनों तरफ से धक्का देता है और उसी के कारण जो है वो टकराने का खतरा जो है वो बना रहता है। एक और है आपका वेंचुरी मीटर, ये भी बर्नौली परमे पे ही आधारित होता है। मीटर से जो है वो आपका द्रव दैट मींस लिक्विड के फ्लो करने का दर ज्ञात किया जाता है। इसका यदि वर्किंग प्रिंसिपल दैट मींस ये कैसे काम करता है, यदि उसको समझना चाहें तो उसके लिए एक अलग वीडियो का जरूरत पड़ेगा। वैसे एग्जाम में आपसे केवल सिंपल यही पूछता है कि वेंचुरी मीटर किस पर आधारित होता है और इसका क्या यूज है, ठीक है, और विशेष कुछ होता नहीं। और नोट्स भी आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, उसमें भी